हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले हम ग्लोबल न्यूज़ जैसा हम हमेशा करते हैं और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आज भी एक नॉलेज सेक्शन है छोटा सा, तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, ऑफ कोर्स बिगेस्ट न्यूज़ जो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आ रही है, दैट इज अगेन इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन at certain level Iran and Israel, right? Especially with Israel's attack on Hezbollah जो कि लेबनान में एक ग्रुप है, राइट? और उनके ऊपर जो वेरियस अटैक्स जो किए हैं, राइट? तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक स्पिल ओवर, मतलब एक टेंशन है कि ये टेंशन क्रिएट हो सकती है। मतलब हेजबुल्ला इज लाइक अ फ्रंट एंड ऑफ ईरान माना जाता है, राइट? दे आर सपोर्टेड बाय ईरान एट सर्टन लेवल टू फॉर चेक्स इन द रीजन, या फिर जो भी ये माना जाता है कि वो ईरान जो है उनका एक एक्सटेंडेड पार्ट है। और बेसिकली तो वो उनका जो पूरा लीडरशिप है दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड एज पर न्यूज़ रिपोर्ट्स। एंड दिस कैन बेसिकली ओवरऑल जो टेंशन है जैसे जैसे ये ब्रू हो रहा है, वो यही माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान आर गेटिंग क्लोजर टू डायरेक्ट एस्केलेशंस, right? And which can be very very complicated because Iran also has a lot of like financial powers as well as firepower with them, right? And इवन दो आई थिंक ये अवॉइड होने की काफ़ी टाइम से कोशिश हो रही है कि ये चीज़ ना हो, बट जैसे जैसे यहाँ पर एस्केलेशन बढ़ रही हैं स्पेशली इन मिडल ईस्ट, तो ये एक बड़ा रूप, मतलब कुछ लास्ट एक 4-5 दिन में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बड़ा रूप ये ले सकता है। एक रिस्क बेसिकली बढ़ गया है, राइट? एंड विच कैन बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम मार्केट्स परस्पेक्टिव, राइट? स्पेशली द ऑयल प्राइजेस परस्पेक्टिव, क्योंकि मिडल ईस्ट ईरान है और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, अगर ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पे ये दे आर बिग बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, राइट? और काफ़ी सारे सप्लाई चेन्स ऑफ ऑयल ऑल्सो दे मैनेज, मतलब प्रोड्यूसर भी हैं और काफ़ी सारा ऑयल इनके आसपास से जाता भी है, राइट? तो वो सारी जो कॉम्प्लिकेशन हैं दैट कैन बी अ बिग इशू लाइक इन नियर फ्यूचर। तो ये कि काफ़ी बड़ा रिस्क डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्पेशली ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, राइट? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी हमें ध्यान हमेशा रखनी है कि दिस कैन इम्पैक्ट, मतलब आई डोंट नो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म अभी क्या है, कैसा चलेगा ये, उसके बेसिस पे ये कॉम्प्लिकेशन एक सबसे बड़ा रिस्क जो अभी लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, वो यही सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, बाकी फ्राइडे को यूएस मार्केट्स वर स्टिल अप। कुछ इन्फ्लेशन का एक और डेटा आया था विच वॉज शोइंग कि इन्फ्लेशन इज क्वाइट अंडर कंट्रोल, तो मार्केट्स वर पॉजिटिव अबाउट इट। ठीक है, इंडियन मार्केट्स थोड़ी सी गिरी थी एंड रीज़न मतलब जो बताया जा रहा है अगेन मेजरली इज दैट चाइना में एक काफ़ी बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया है एंड यू मस्ट हैव सीन लास्ट 1 वीक में चाइनीज़ मार्केट हैव डन वेल, और काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन यूएस हैव डन वेरी वेल। एंड क्योंकि मतलब जस्ट कि काफ़ी सारी चीज़ें ये वहाँ पर जो हाउस होल्ड नहीं, जो रियल एस्टेट डेट है उसको रीस्ट्रक्चर करने की जो काफ़ी बातें हैं, सेंट्रल बैंक्स हैव टेकन लॉट ऑफ उसमें मतलब स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, और ये जो है काफ़ी पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने। तो अब इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि कुछ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में आ सकते थे, वो हो सकता है चाइना चले जाएं बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। अगेन ये माना जा रहा है, लेट्स सी दैट हाउ लॉन्ग दिस बेसिकली गो, राइट? जब जापानीज मार्केट हैज़ ऑल्सो बीन वॉलेटाइल मेजरली बिकॉज द न्यू प्राइम मिनिस्टर इन जापान इज कमिंग। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी अकोमोडेटिव हैं, ठीक है? तो वो थोड़ी सी अलग तरह से वहाँ पर एक वोलाटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गोइंग ऑन बिकॉज हिज पॉलिसी इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल। एक इंटरेस्टिंग था कि ओवरऑल ग्लोबली एक मार्केट में एक रिपोर्ट आई थी विच वाज फ्रॉम ग्लोबल डेटा। उसमें था कि 822 आईपीओज जो हैं ग्लोबली अगस्त में, मतलब टिल अगस्त आए हैं,
जिन्होंने ऑलमोस्ट $65 बिलियन का पैसा रेज किया है ग्लोबली, राइट। और ये ऑलमोस्ट 17% राइज है ओवर 2023, राइट। ऑफ कोर्स मार्केट्स हैव आल्सो डन वेल, राइट। सो ग्लोबली मार्केट्स आर एट ऑल टाइम, इंटरेस्टिंग देखो आप, यूएस मार्केट्स आर आल्सो नियर आई ऑल टाइम हाई, यूरोपियन मार्केट्स आर आल्सो नियर आई ऑल टाइम हाई, इंडियन मार्केट्स आर आल्सो नियर आई ऑल टाइम हाई, राइट। तो यही है कि ग्लोबली मार्केट्स आर एट नियर ऑल टाइम हाई, गोल्ड इज नियर ऑल टाइम हाई, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि एक साथ जो है बहुत सारी जो मार्केट्स में अगर हम बात करें जो ट्रैक होती हैं वो सब एक साथ ऑल टाइम हाई के आसपास है, राइट। और जबकि 2 वॉर्स चल रहे हैं ग्लोब में, राइट। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाउ मार्केट्स आर बेसिकली जो चल रहा है, फिर सेंट्रल बैंक्स कैसे मैनेज भी कर रहे हैं चीज़ें वर्ल्ड में, गवर्नमेंट्स ऑल्सो आर फोकस्ड नाउ एंड गेटिंग मोर इन्वॉल्व, राइट, इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दीज सेंटिमेंट्स एंड एवरीथिंग एज वेल, राइट। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे पॉलिटिशियंस ऑल्सो काफ़ी सारे इस तरह के जो चीज़ें, मतलब अगर हम यूएस पॉलिटिक्स स्पेशली बात करें तो काफ़ी उनके रिएक्शंस और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। और तो नेक्स्ट या फिर दो देवर लाइक 822 IPOs ओवरऑल टिल 31st of August ग्लोबली, राइट। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो IPOs जो आए हैं वो पूरे एपैक में आए हैं, बट ऑलमोस्ट $25 बिलियन के 25 बिलियन डॉलर के। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो ऑलमोस्ट $23 बिलियन यूएस में IPO जो आए हैं, जो ओवरऑल पैसा रेज हुआ है मेजरली। इंडिया में $12 बिलियन के आसपास का पैसा रेज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल ग्लोबली, राइट। तो ये एक अगेन दिस मंथ ऑन मंथ ऑल्सो इट हैज़ बीन मच हायर, स्पेशली अगर हम लास्ट 4-5 महीने देखें ओवरऑल 2023, तो अगेन एक शोज़ कि मार्केट्स आर एट ऑल टाइम। एक काफ़ी बड़ा माना जाता है ना कि जब हम मार्केट्स पीक पे होते हैं, नियर पीक होते हैं, राइट, तो बहुत सारे IPOs आते हैं, तो वही चीज़ें थोड़ी सी ग्लोबली चल रही हैं, राइट। इस वीक जो है अगेन कुछ कुछ चीज़ें जो ऑफ कोर्स रहेंगी। एक तो PMI इंडेक्सेस, अभी मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो 2-3 दिन में अभी PMI के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI है ग्लोबली ऑल्सो, तो वो थोड़े से आई थिंक मार्केट्स विल रिएक्ट थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन दैट एज वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स डेटा आता है जो काफ़ी ट्रैक होता है, एक मंथली जॉब्स डेटा आता है US का, वो 4 अक्टूबर को आएगा, राइट। और उसके बेसिस पे थोड़ा सा वहाँ पर अगेन बार बार यही होता है कि रिसेशन आ रहा है या फिर मतलब ओवरऑल इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा अगर वो उसमें ज़्यादा इधर उधर की मतलब एक्सपेक्टेशन से चीज़ें अलग आई तो, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहेंगी, राइट। और ये चाइना का भी जो ये इकोनॉमिक स्टिमुलस है, इसके ऊपर भी जैसे जैसे न्यूज़ आएगी एंड हाउ थिंग्स आर एंड हाउ चाइनीज़ नंबर्स कम, वो भी चीज़ें मेरे को लगता है इम्पैक्ट करेंगी। वैसे भी वेडनेसडे को अगर छुट्टी है मार्केट की, तो थोड़ा सा एक शॉर्टेंड वीक है ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें बात करें तो ऑफकोर्स अब फेस्टिवल सीजन इज़ अबाउट टू कम। आई थिंक 3rd या 4th अक्टूबर से थोड़ा सा एक फेस्टिवल सीजन विल स्टार्ट कमिंग अप। तो उसमें अब ये एक मतलब माना जाता है कि ओवरऑल कंज्यूमर रिलेटेड जो कंजम्पशन है ओवरऑल इंडिया में 30-40% ये 1-1.5-2 महीने में रहती है बिफोर दिवाली और लिटिल बिट आफ्टर दिवाली। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक अभी देखा जाएगा कि हाउ द बेसिकली कंजम्पशन ग्रोज, राइट। और ओवरऑल स्पेशली ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट 90 डेज़ की इन्वेंट्री इज़ एट डीलर्स लेवल, राइट। तो और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह इफ़ यू विल सी, मतलब जो एटलीस्ट न्यूज़ में आ रहा है, बाकी जो लेने जा रहा है उसको पता है, राइट। बट न्यूज़ में ये आ रहा है कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे हैं इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स, राइट। तो जो अगेन इट विल दिस नेक्स्ट 1 month आई थिंक विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, स्पेशली फॉर कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज, राइट। जो ऑटो हो गया, FMCG हो गया, राइट। तो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, राइट। तो इन कंपनीज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है अगेन नेक्स्ट 1 month इन इंडिया, अक्टूबर मंथ, या फिर रिटेल सेक्टर ओवरऑल हो गया, राइट। तो लेट्स सी हाउ दिस बेसिकली ओवरऑल टर्न्स अप, बिकॉज सब पॉजिटिव हैं इंडिकेटर्स। क्रेडिट कार्ड यूसेज इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई हो गया है। क्रेडिट कार्ड मतलब ओवरऑल आउटस्टैंडिंग, डिफॉल्ट इतने ज़्यादा नहीं है अभी, बट आउटस्टैंडिंग इज एट ऑल टाइम हाई।
और थोड़ा सा ये कंसर्न भी है कि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ी है, और आई थिंक मैंने बात भी की थी लास्ट वीक ऑल्सो ऑन दिस, राइट। तो वो एक थोड़ा सा मार्केट के ऊपर एक छोटी सी कन्फ्यूज़न, मतलब कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि एक रिस्क छोटा सा है कि क्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बट ओवरऑल बाकी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आउटस्टैंडिंग ही है, डिफॉल्ट इतना नहीं बढ़ा है, परसेंटेज डिफॉल्ट नहीं हुआ है अभी तक, बट आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हाउ दिस नेक्स्ट 1.5 मंथ्स विल बी वेरी वेरी क्रूशल, राइट। एंड ये दिसंबर क्वार्टर भी टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर हम, मैंने जैसे बोला, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रिटेल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ओवरऑल के हिसाब से, अगर जो डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंडिया के ऑलमोस्ट $700 बिलियन के आसपास वेरी क्लोज पहुंच गए हैं, एंड अगेन विच हैज़ रियली बीन हॉलमार्क की, उसकी वजह से एक हमारी जो करेंसी है उसमें जो वोलाटिलिटी है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वी हैव, राइट। प्राइवेट इक्विटी डील्स की भी बात हो रही है कि इंडिया में थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं, एंड फाइनली लाइक थोड़ा सा 2 साल से डिक्लाइन हो रही थी, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव एक आया है अगर हम 9 मंथ्स ऑफ 2024 देखें, राइट। तो अगेन एक साइकिल्स थोड़ी सी टर्न हुई हैं, 2022-23 हैड नॉट बीन दैट ग्रेट फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी पर्सपेक्टिव, जिस हिसाब से 2020-21 था, 21 वाज पीक, राइट। और अब थोड़ा सा वहाँ पे एक अगेन थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। इंटरेस्ट रेट्स का भी एक, मतलब यूएस में जैसे बात हो रही है कि भाई ऑलमोस्ट एक पीक पे है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है। जैसे जैसे यूएस के इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होते हैं, या फिर एटलीस्ट लोगों को लगता है कि यार ये पीक पे आ गए हैं, चीज़ें वहाँ पर एक स्टेबल हैं, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ से फ्लो होता है इन सब प्राइवेट इक्विटी डील्स में, और तो एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होंगी एज द यूएस मार्केट्स या फिर यूएस इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली आई थिंक इम्प्रूव्स। फ्रॉम ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात करें तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो था वो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर नाउ हैज़ बीन कंफर्म, 1 अक्टूबर से ये मर्जर हो जाएगा, राइट। तो जो भी चीज़ें बात हुई थी 155-100 का जो रेशियो था, जिसके पास 100 शेयर्स हैं आईडीएफसी लिमिटेड के, उनको 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, राइट। तो वो फाइनल हो गया है, एनसीएलटी का अप्रूवल दे गॉट ऑन September 25, राइट। एंड तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी मेजरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। एज ए इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है, वो यही है कि उनको 600 करोड़ रुपए कैश में मिलेंगे फ्रॉम आईडीएफसी लिमिटेड, बिकॉज दे सोल्ड देयर आईडीएफसी एएमसी, उसमें उनको कैश मिला था, तो 600 करोड़ रुपए उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा विच दे कैन लोन, राइट। तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है उनके लिए। बाकी आई थिंक इट इज जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन है। अब कोई, मेरे को लगता है कि प्रमोटर नहीं रहेगा आईडीएफसी में, आईडीएफसी बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, राइट। तो वो सारी चीज़ें, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो जाएगा, यही चीज़ बेसिकली है उसमें। बाकी आई डोंट थिंक एज सच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्वेस्टर्स के लिए कोई एज सच कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये 600 करोड़ रुपए का ही मेजरली पॉजिटिव है। टाटा जेएलआर का जो है, दे हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 9,000 करोड़ प्लांट इन तमिलनाडु टू मैन्युफैक्चर जेएलआर व्हीकल्स इन इंडिया, राइट। तो अभी उनको मतलब फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम व्हीकल्स इन इंडिया माना जा रहा है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग अभी तक जितना भी इंडिया में प्रीमियम व्हीकल्स का जो होता है, राइट, दिस इज मेजरली असेंबली होती है और फिर वो एक्सपोर्ट होता है, बट प्योर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग विच विल सेटअप इन, और तमिलनाडु एक काफ़ी बड़ा ऑटो हब भी है, राइट। तो उसमें यही माना जा रहा है कि उनको एक काफ़ी बेनिफिट भी होगा फ्रॉम कंप्लीटली लोकल सप्लायर सिस्टम सेटअप करने के लिए, राइट। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया परस्पेक्टिव एज वेल, राइट। आरईसी जो है, दे आर प्लानिंग टू रेज, और या रेज्ड एक्चुअली $500 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, राइट। तो एक ग्रीन डॉलर बॉन्ड्स होते हैं जो थोड़े से सस्ते, मतलब लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसमें, बिकॉज आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में है और मेजरली आई थिंक ग्रीन एनर्जी में उनका वो इन्वेस्टमेंट या फिर मतलब उनको लोन्स देने हैं, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अंडर जो है उसमें वो थोड़ा सा उनको वो बेटर इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली मिलते हैं,
राइट। तो इसीलिए दे हैव बेसिकली रेज दैट मच मनी ओवरऑल, राइट। अब मंडे से मतलब आज से ओवरऑल निफ्टी में चेंजेस जो हैं वो लाइव हो जाएंगे, तो ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। जो भी चेंजेस होने थे, तो वी ऑल नो कि दो चेंजेस निफ्टी में होने हैं, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विल एंटर। ठीक है, तो आज से वो बेसिकली लाइव हो जाएगा, आज से वो एंट्री हो जाएगी, राइट। और दो कंपनी जो निकल रही हैं, डीवीज लैब और एलटीआई माइंड्री जो है वो निकल रही हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट $495 मिलियन, राइट। तो मोटा मोटा 400 करोड़ रुपए के आसपास आप मान, 4,000 करोड़ रुपए ट्रेंट में एंटर होगा, राइट। और ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ जो है या 2,700-800 करोड़ रुपीज़ जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एंटर होगा। और आउटफ्लोज उसी हिसाब से $200 मिलियन के आसपास डीवी से होंगे, $150 मिलियन के आसपास एलटीआई माइंट्री से होंगे। तो थोड़ी वोलाटिलिटी वहाँ पे हो सकती है, बिकॉज जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, दे विल मेक दोज चेंजेस टुडे एज द ट्रेडिंग बिकम्स लाइव, राइट। तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक वोलाटिलिटी इन स्टॉक्स में आपको दिख सकती है, राइट। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द न्यूज़ पर्सपेक्टिव, राइट। अब छोटा सा एक लाइव हमने जैसे बात की थी, नॉलेज सेक्शन हम आज करेंगे, राइट। तो ये अगेन मतलब हम बहुत बात चलती रहती है मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव की, और जैसे इसकी भी बात होती है कि काफ़ी ज़्यादा कि मेक इन इंडिया में ये एप्पल हैज़ बीन वन ऑफ द हॉलमार्क। यस, मैनी पीपल से कि इट इज़ मेजरली असेंबली, ये है वो है, राइट। बट आई थिंक आई एम ए लिटिल ऑप्टिमिस्ट, राइट। तो असेंबली तो हो रही है, तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी कभी होगी, असेंबली तो स्टार्ट हो, राइट। आज प्रीमियम व्हीकल्स की असेंबली हो रही है, तो अब जेएलआर ने जो है मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है, राइट। तो यही चीज़ें एक पॉजिटिव है कि यार एक चीज़ स्टार्ट होती है कि चलो असेंबली हो रही है, तो धीरे 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 इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो एप्पल जो ये अगर आप चार्ट देख सकते हैं, राइट, 2017 में दे स्टार्टेड आईफोन एसई का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। और अब जो है अगर एक्सपेक्ट, और उस टाइम 1% से भी कम जो है इंडिया से एक्सपोर्ट या फिर ओवरऑल मतलब मैन्युफैक्चर आईफोन होते थे इंडिया में, 2017 की बात कर रहे हैं अगर आप। फिर ये धीरे धीरे 2019 तक वो अराउंड 1% हुआ, राइट। 2021 में फिर आईफोन 12 तक, मतलब 6s, फिर 7, फिर 11, फिर 12, आईफोन 12 जो है एक उनका मेजरली मतलब आई वुड से कि मेजर कोई एक दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आईफोन, तो वो 3% शिपमेंट स्टार्ट हो गया 2021 में। अब 2023 की जब बात करते हैं, और 10% के आसपास आईफोन 15 मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट हुआ, और 10% ऑफ ग्लोबल शिपमेंट, आप देखो 1% था 2019 में, 2023 में 10 हो गया, और 2025 में नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेक्टेड है कि 25% इंडिया से आईफोन शिप होंगे, वर्ल्ड के 25% वर्ल्ड के आईफोन इंडिया से शिप होंगे। तो दिस हैज़ बीन आई थिंक द एक्सीलेंट केस स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, राइट। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको एक बिलीव देती है कि यार इंडिया जो, और आईफोन इज़ नॉट ए मतलब नॉर्मल इंजन, राइट, इट इज़ हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग। चाहे मैं वही कह रहा हूँ कि देयर कैन बी लॉट ऑफ पीपल हु से कि नहीं नहीं यहाँ पर तो बहुत हल्का काम होता है, सिर्फ असेंबलिंग होती है, ये होता है वो होता है, बट स्टिल मतलब मैं एक अगेन एज अ सेट ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मुझे फिर भी ये लगता है कि ये चीज़ें अगर हम एक सिग्निफिकेंट एक कंट्रीब्यूटर हो गए हैं वर्ल्ड के सब आईफोन सप्लाई चेन में, मतलब हम एक हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट इकोसिस्टम भी आई एम श्योर सेटअप होगा, एंड मे बी वी विल स्टार्ट मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच एट सर्टन लेवल और सम डे, राइट। बट अगेन आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो वर्ल्ड की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं वर्ल्ड की, एंड दे आर डूइंग सो मच आउटसोर्सिंग टू इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एंड आई एम श्योर एज दिस ग्रोज लॉट ऑफ कंपनीज बेसिकली विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और वो बहुत पॉजिटिव रह सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, जॉब मार्केट के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। तो दिस कैन बी अ बिग बिग गेम चेंजर। आई थिंक जो भी वो China+1 की जो बात है, आई थिंक दिस इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ China+1, राइट। और होपफुली थिंग्स जो हैं इसमें और भी होंगी विद लॉट ऑफ
सेगमेंट अभी सेमीकंडक्टर में भी कैन या इट उसकी थोड़ी जेस्टेशन साइकिल लंबी होती है, राइट? तो 5, 7, 10 ईयर्स के बाद क्या वी ऑल्सो कैन बिकम अ डिसेंट बिग प्लेयर इन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो आई थिंक दैट विल बी एक्सीलेंट थिंग टू डू। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेटर्स हैं कि वेयर द मार्केट्स आर गोइंग, हाउ द मार्केट्स आर टर्निंग, व्हाट सेक्टर्स आर डूइंग गुड, राइट, वेयर द गवर्नमेंट फोकस इज। तो ये सारे एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, राइट? और ये चीज़ें आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इवन इन द जैसे कौन सी दो कंपनी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज कमिंग इन निफ्टी 50, राइट? तो ये इंटरेस्टिंग है। LTI माइंट्री इज गोइंग आउट। तो आप चीज़ें समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निफ्टी 50 में आ रही है और एक सर्विसेज कंपनी बाहर जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें, वही मैं कह रहा हूँ कि ये 8-10 साल के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं हमारी मार्केट्स में। एंड दिस इज हाउ वी ऑल शुड फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एज वेल, ठीक है? तो यही चीज़ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, राइट, कि एज एन इन्वेस्टर ये और एज ए एनालिस्ट, राइट, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं कि वी कीप ए ट्रैक ऑफ दीज इंडिकेटर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और मार्केट इंडिकेटर्स विच वी शुड फॉलो, एंड ये हमें थोड़ा ट्रेंड बताते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में वेयर द मार्केट्स आर गोइंग। दैट इज़ ऑल आई हैव। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू कैन, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।